प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। क्या? भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो पिछला लेक्चर तैयार किया था वह भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण समझाया था। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान या भारतीय सरकार को या भारतीय संविधान को समझने के लिए विशेषकर हमारे भारत के अंतर्गत 9 दृष्टिकोण दिए जाते हैं। तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को 9 के 9 दृष्टिकोण समझाऊंगा और ये 9 दृष्टिकोण आप ठीक से समझ जाते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय सरकार को, भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को किसी भी रूप में आपको समझने में परेशानी आ ही नहीं सकती है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने में आपको किसी भी रूप में परेशानी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यदि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था बोल रहा हूँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बोल रहा हूँ, तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान, सरकार, राजनीति सब कुछ समाहित हो जाता है। या प्राचीन समय में विशेष रूप से राजनीति को समझने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो ये प्रतिदिन दृष्टिकोण समझा रहा हूं कि भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस दृष्टि से, किस नजरिए से समझा जाए, तो वास्तव में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। मतलब राजनीति को, राजनीतिक व्यवस्था को, संविधान को समझने का जो दृष्टिकोण है, जो तरीका है, जिस आधार सामग्री से भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है, वह ही दृष्टिकोण कहलाता है। तो आज हम भारतीय राजनीति के अध्ययन का दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं। कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण अर्थात वर्तमान एक प्रकार से अतीत की ही उत्पत्ति है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है कि वर्तमान अतीत का फल है। मतलब वर्तमान समय में आज के दिन भारत का जो संविधान है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, वह अतीत का ही फल है। तो इसलिए भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय शासन को यदि आपको ठीक से समझना है तो फिर हमें इतिहास का भी सहारा लेना पड़ेगा, ऐतिहासिक तथ्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। बिना ऐतिहासिक तथ्यों के भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय संविधान को, भारतीय शासन को, राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय राजनीति अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अर्थात बिना इतिहास को समझे आप वर्तमान राज्य व्यवस्था को नहीं समझ सकते। कारण क्योंकि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं की जो उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, इसके लिए हमें इतिहास का, ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक आप 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का जो अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, इन सबको नहीं समझेंगे तब तक भारत की राज्य व्यवस्था को, भारतीय संविधान को आप ठीक से नहीं समझ सकते। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है तो राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर वास्तविक रूप में हम देखें तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उदार राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद और गांधीवादी राष्ट्रवादी युग। अर्थात ये 3 युग है। जब तक आप 3 युगों को नहीं समझेंगे तब तक भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय शासन को, भारतीय राजनीति को नहीं समझ सकते। इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों का या ऐतिहासिक आधार सामग्री का सहारा लिए बिना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को या भारतीय संविधान को या भारतीय राजनीति को या भारतीय सरकार को आप ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको गंभीरता से, गहराई से, अंतः स्थल तक ले जाकर भारत की राजनीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर या ऐतिहासिक आधार सामग्री के आधार पर या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किस प्रकार से समझा जाता है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुनः कह रहा हूं कि ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करने का बहुत ही गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ ये है कि जब तक आप भारतीय राजनीति को समझने के जो विभिन्न दृष्टिकोण इनको नहीं समझेंगे तब तक भारत का संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीति, भारत का शासन, सरकार नहीं समझ सकते आप। अब मैं डायरेक्टली वैसे शुरू कर सकता था संविधान सभा,
उसके बाद में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान के आदर्श है। मैं डायरेक्ट शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि सबसे पहले मैं आपको भारतीय राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था को हम किस दृष्टिकोण से समझे, जिससे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की गहराई में जाकर के हम भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय राजनीति की, भारतीय संविधान की एक एक बात को सूक्ष्मता से, गहराई से, क्या सूक्ष्मता से, गहराई से, उसके अंतः स्थल तक जाकर के ठीक से समझ सके। और यही मेरा लक्ष्य है। मैं राजनीति विज्ञान को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों गंभीरता से, गहराई से समझना चाहता हूं। मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो तैरता हूं, गोते लगाता हूं, डूबता हूं, मैं केवल मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, भारतीय राजनीति अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें से आज हम दूसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं। पहला दृष्टिकोण कौन सा था? कानूनी दृष्टिकोण, अर्थात भारतीय राजनीति को कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। आज दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं, वह दृष्टिकोण कौन सा है? भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण ले रहे हैं। ध्यान दें, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, जैसा कि ये डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ भी जरूरी है, दो डायग्राम बनाए हैं, ध्यान दें। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, दृष्टिकोण, उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टि बिंदु और पद्धति सामान्य स्वरूप में एक ही माना जाता है, लेकिन जब राजनीतिक सिद्धांत का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है तो इन सब में अंतर भी माना जाता है। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए इन सब का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या उपागम क्या होता है? तो सीधी सी बात है, क्या बात है? सीधी सी कि भाई वास्तविक रूप में दृष्टिकोण समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। क्या? दृष्टिकोण में, मैं दूसरे रूप में बोल रहा हूं, दृष्टिकोण में समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। मतलब देखो, सीधी सी बात है, चूंकि हमारा जो यहाँ समस्या है, जो विषय है, जो घटना है, वो क्या है? भारतीय राजनीति को समझना। ये तो क्या हो गया? समस्या या प्रश्न होगा। अब भारतीय राजनीति को समझना एक समस्या हो गया, तो भारतीय राजनीति को समझना एक समस्या है, तो इस राजनीति को, भारतीय राजनीति को समझने के लिए किस आधार सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? तो यहां पर ऐतिहासिक आधार सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब इतिहास के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक आधार सामग्री के आधार पर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दृष्टिकोण का सीधा सा अर्थ हो गया कि किसी भी घटना विशेष, किसी भी समस्या विशेष को समझने के लिए जो आधार सामग्री तय की जाती है, जो आधार सामग्री चुनी जाती है, वह ही दृष्टिकोण कहलाता है। अर्थात भारतीय राजनीति को समझने का नजरिया क्या है? तो यहां पर भारतीय राजनीति को समझने का जो नजरिया है, जो आधार सामग्री है, वह इतिहास है। मतलब इतिहास के आधार पर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाएगा, इतिहास के आधार पर भारतीय राजनीति का अध्ययन किया जाएगा। तो यहां पर आधार सामग्री इतिहास होगा। मतलब यह भारतीय राजनीति को देखने का जो नजरिया है, जो देखने की दृष्टि है, देखो दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, तो यह भारतीय राजनीति को समझने का, भारतीय राजनीति को देखने का, भारतीय राजनीति के अध्ययन का जो तरीका है, जो नजरिया है, वही क्या है? दृष्टिकोण है। और वो नजरिया कौन सा है? इतिहास। अर्थात इतिहास के आधार पर भारतीय राजनीति का अध्ययन किया जाएगा। होगा ये बात क्लियर? अब अगली बात क्या है कि वास्तविक रूप में दृष्टिकोण का जो अगला चरण है वह सिद्धांत है। मतलब जब समस्याएं चुन ली जाती हैं, समस्या को समझने के लिए आधार सामग्री तैयार कर ली जाती है, आधार सामग्री तैयार करने के बाद में इसका मतलब ये है कि जो है नजरिया है वो तय हो गया, दृष्टिकोण तय हो गया कि भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय राजनीति का अध्ययन किया जाएगा। अब दृष्टिकोण तय होने के बाद में दृष्टिकोण का अगला चरण आता है सिद्धांत, और सिद्धांत बनने के बाद में राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब अगली बात लेते हैं हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण। चूंकि आज का जो हमारा लेक्चर है किस पर है? भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अर्थात भारत की राजनीति, भारत के संविधान या भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाता है। तो मैंने लिखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ध्यान दें। अब इसके अंतर्गत सब बातें आ जाती है। नंबर एक, दो बातें लिखी मैंने, 1 2। एक क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था का, अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, तो राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली जैसे मैं बोलता हूं तो इसका मतलब इसके अंतर्गत संविधान, सरकार, राजनीति सब समाहित हो जाता है।
ये शब्द बोलने के बाद में। और यदि मैं केवल राजनीति बोलता हूं तो राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था समाहित नहीं हो पाती, इसलिए मैंने राजनीतिक व्यवस्था लिखा, पॉलिटिकल सिस्टम। तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है वह इतिहास के आधार पर किया जाता है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है या ऐतिहासिक आधार सामग्री के आधार पर किया जाता है। दूसरी बात, वर्तमान अतीत का फल है, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये मान के चलता है कि जो वर्तमान है या वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है वह अतीत का फल है, अतः इसे अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। मतलब वर्तमान समय में, देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये कहता है कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है वह राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है, अतीत का फल है। मतलब वर्तमान अर्थात वर्तमान में जो राज्य व्यवस्था है, वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं भारत में, वो क्या अतीत का फल है। अब अतीत का फल है, अतः इसे अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। मतलब वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वास्तविक रूप में इनको ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा या अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। फिर से बता रहा हूं ये बात, में वर्तमान अतीत का फल है, मतलब भारत में वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है, वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो सब अतीत का फल है, इतिहास का फल है, अतः इसे अतीत के प्रकाश में समझा जा सकता है। मतलब भारत की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझना है तो फिर इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा, अतीत के आधार पर ही जो है वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। ये बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण मान के चलता है। ठीक है भाई, अब चलिएगा, अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें नोट करते जा रहे हैं। नंबर 1, राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यों और कैसे हुआ, अतीत में उसका स्वरूप कैसा था। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति का जो अध्ययन करता है या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, भारतीय संविधान का, भारतीय सरकार का जो अध्ययन करता है वह वास्तव में कैसे करता है कि राजनीतिक संस्थाओं का, जैसे मान लीजिएगा भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो ब्रिटेन से तो लिया गया है, ब्रिटेन के अंतर्गत संस्थात्मक शासन प्रणाली है। और मैं ये कहूँगा कि ब्रिटेन का संविधान तो सभी संविधानों की जननी है। ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जिस संस्थात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, संस्थात्मक शासन प्रणाली की जननी भी ब्रिटेन है, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की जननी भी ब्रिटेन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जननी भी ब्रिटेन है, प्रधानमंत्री पद की जननी भी ब्रिटेन है। तो डेफिनेटली इन सब बातों को समझने के लिए हम इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा कि भारत में भी फिर संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यों और कैसे हुआ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये बताएगा कि राजनीतिक संस्था का विकास क्यों और कैसे हुआ, अतीत में उसका स्वरूप कैसा था। मतलब इन राजनीतिक संस्थाओं का अतीत में स्वरूप कैसा था और राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यों और कैसे हुआ, इन सब का जवाब इतिहास के आधार पर दिया जाएगा। अगली बात, इस दृष्टिकोण मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का प्रयोग ब्रिटिश विरासत है, मतलब भारत की राजनीति को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत के संविधान को समझने के लिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भारत में प्रयोग किया जाता है वह ब्रिटिश विरासत है। मतलब यह वास्तविक रूप में ब्रिटिश के आधार पर ही इसको स्वीकार किया गया या एक प्रकार से ब्रिटेन की देन है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में ज्यादातर राजनीतिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, निर्मित नहीं है बल्कि विकसित है। भाई ब्रिटेन का संविधान वास्तविक रूप में अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का संचालन संवैधानिक परंपराओं के आधार पर होता है, अभिसमयों के आधार पर होता है। मतलब वास्तव में जो परंपराएं हैं ये क्या है, अलिखित रूप में, तो इन परंपराओं के आधार पर वहां की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है। ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा ने तैयार नहीं किया, किसी संविधान सभा के द्वारा ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटेन का जो वर्तमान संविधान है वास्तविक रूप में लगभग 1800 वर्षों के विकास का परिणाम है। कितना? 1800 वर्षों के विकास का परिणाम है। तो वहां पर राजनीतिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हुआ है। इसलिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को जो भारत में स्वीकार किया गया भारत की राजनीति को समझने के लिए, वह ब्रिटेन की ही देन है, ब्रिटिश विरासत है। आगे बढ़ते हैं। 3, भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में झांकना होगा। क्या मतलब है? देखो भारत में ये डेफिनेटली है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? संसदात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में जो सरकार की शक्ति होती है, शासन की शक्ति होती है, वह कार्यपालिका में निहित होती है, मंत्रिमंडल में निहित होती है। और जो कार्यपालिका होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या? कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है।
वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को समय से पहले एक दूसरे को पद से हटा सकते हैं, अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल संसदात्मक शासन प्रणाली में अनिश्चित होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के निश्चित रूप में दो प्रधान होंगे, एक वास्तविक और दूसरा औपचारिक प्रधान। जैसा कि भारत के अंतर्गत औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। वास्तविक रूप में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक होता है राज्य का अध्यक्ष जो कि भारत में राष्ट्रपति है, दूसरा होता है शासन का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री है। तो इस रूप में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में निश्चित रूप में कार्यपालिका के दो प्रधान होंगे, और भारत में न केवल केंद्रीय स्तर पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है बल्कि राज्यों के स्तर पर भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए आप राज्यों में भी देख सकते हैं कि कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक दूसरा वास्तविक। औपचारिक राज्यपाल होता है और वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, होते हैं ना। तो डेफिनेटली संसदात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में झांकना होगा। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को यदि ठीक से समझना है भारत के अंतर्गत तो फिर आपको इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा, और इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप में ब्रिटिश राज व्यवस्था को भी आपको समझना होगा। और ब्रिटिश राज व्यवस्था के लिए मैंने अलग से सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ब्रिटिश संविधान के नाम से। ठीक है भाई। अगली बात, अब देखो ये जो विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, विशेषकर यूपीएससी यूजीसी नेट में तो अक्सर पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है। तो इन विद्वानों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया। नोट करें, इन विद्वानों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। मतलब जो ये विद्वान है, जिन विद्वानों ने अपनी ये किताबें लिखी हैं, इन किताबों में इन्होंने भारतीय राजनीति को समझने के लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही अपनाया है। मतलब ऐतिहासिक आधार सामग्री का सहारा लिया है, इतिहास के तथ्यों का सहारा लिया है। किसके लिए? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था को समझने के लिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए, भारतीय राजनीति को समझने के लिए। अब विद्वान कौन कौन से, यहाँ पर मैंने 10 विद्वानों के नाम लिखे और इनकी किताबें एक एक नोट कर दिए। किसी भी रूप में कंपटीशन पूछा जाए, प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए, सारी किताबें आप नोट करेंगे। नंबर 1 ए बी कीथ, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि 1963 में लिखी गई है। नंबर 2 वीपी मेनन, इनकी पुस्तक है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, 1957 में लिखी है। बेटा नोट करेंगे, ये सारी किताबों के नाम नोट कर लेंगे आप। और मैं ये जब 9 के 9 दृष्टिकोण बताऊंगा, 9 के 9 दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, अगर ये सारी जो किताबें हैं इनके नाम आप याद कर लेंगे तो भाई आपको कम से कम 8-7 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। यूजीसी नेट के अंतर्गत यूपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में भी इससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए, तीसरा है वीपी मेनन, इनकी किताब है द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो कि 1956 में लिखी गई है। चौथी है एम ब्रिच, इनकी किताब है नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, 1959। पांचवी किताब है केपी करुणाकरन, इनकी पुस्तक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, 1962 में लिखी गई है। छठी है दुर्गादास, ये इनकी पुस्तक है फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, 1969। सातवीं किताब है मौलाना आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, 1988। आठवीं किताब है राजमोहन गांधी, इंडिया विंस इरर्स, 1989 में लिखी गई है। नौवीं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इनको दूसरे रूप में लिखा है ग्रेनविल ऑस्टिन। ध्यान दीजिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय राज व्यवस्था को समझने का विशेष प्रयास किया है, इसीलिए वास्तविक रूप में यहाँ ग्रेनविल ऑस्टिन और एक है मॉरिस जोन्स मॉडल अलग से दिए गए हैं, जो कि मैं आगे जब आपको भारतीय राज व्यवस्था की एक एक बात समझाऊंगा तो मॉरिस जोन्स का मॉडल भी अलग से समझाऊंगा और ये ग्रेनविल ऑस्टिन का मॉडल भी अलग से समझाऊंगा। ग्रेनविल ऑस्टिन, इनकी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, और 10वीं किताब है मॉरिस जोन्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम पूछी जाती है मॉरिस जोन्स की, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया।
प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों, 9 और 10 नंबर पर जो विद्वान है इनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, यह तो आपको याद रखनी है। और मॉरिस जोन्स ने भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए अलग से अपना मॉडल दिया, जिसको कि मॉरिस जोन्स मॉडल की संज्ञा दी जाती है। सब बातें मैं आपको एक एक रूप में समझाऊंगा। यहाँ तो मैं दृष्टिकोण जो समझा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि भारतीय राज्य व्यवस्था को आप ठीक से समझ सकते हैं। मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए किन किन दृष्टिकोणों का सहारा लिया जाता है। आप केवल एक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, केवल धाराओं को, अनुच्छेदों को रटने से संविधान को नहीं समझ सकते, और केवल इतिहास का सहारा ले तो इतिहास के आधार पर भी नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब विभिन्न दृष्टिकोणों का ही सहारा लेकर के आप भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं। यहां तक बात क्लियर। अगली बात, सभी लेखकों की दृष्टि ऐतिहासिक विवेचन और विश्लेषण की रही है। मतलब ये जो 10 के 10 विद्वान है, इन सभी लेखकों की जो दृष्टि है, जो देखने का नजरिया है, वह ऐतिहासिक विवेचन और विश्लेषण की रही है। मतलब इन सब ने भारतीय राजनीति को समझने के लिए ऐतिहासिक आधार सामग्री ली है, इतिहास के तथ्यों का सहारा लिया है। अब क्या है, इनमें भारतीय संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है। मतलब इन सभी विद्वानों ने जो ये किताबें लिखी हैं, इनका जो निचोड़ है वो क्या है कि इनमें, मतलब इन सभी किताबों में भारतीय संविधान और भारतीय जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, फिर से बोल रहा हूं, इनमें भारतीय संविधान और राजनीतिक संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं? भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। तो इनमें भारतीय संविधान और राजनीतिक संस्थाओं की उद्भव, मतलब उत्पत्ति, उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है। मतलब इन किताबों के अंतर्गत भारत का जो संविधान है उसका उद्भव, विकास कैसे हुआ है, भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं जैसे संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो उसका उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है, इन सब बातों का वर्णन इन 10 के 10 लेखकों ने अपनी किताबों में किया है। ठीक है। इसके बाद में अगली जो बात आती है वह ये आती है कि देखो भाई, अगर भारतीय राज्य व्यवस्था को आप इतिहास के आधार पर समझना चाहते हैं, ऐतिहासिक आधार सामग्री के आधार पर समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यहाँ तक की सब बातों को समझना होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट ये कि 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है, 1885 से लेकर के और 1947 तक जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी समझना अति आवश्यक है। और इस राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है: उदार राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधीवादी युग का राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी के साथ में विशेषकर 1909, 1919 और 1935 के जो एक्ट है, अधिनियम है, इन अधिनियमों को जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान को, भारतीय राजनीति को, भारतीय सरकार को ठीक से नहीं समझ सकते। वैसे तो देखा जाए तो 1935 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसकी ज्यादातर बातें भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन इसका भावार्थ ये नहीं है क्योंकि 1935 का अधिनियम तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किया गया था, तो यूं का यूं स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा संविधान ब्रिटेन ने बनाया। नहीं, 1935 के अधिनियम की ज्यादातर बातें संविधान निर्माताओं ने इसलिए स्वीकार की थी कि भारतीय जनता, भारत के राजनेता इन सब बातों से परिचित हो गए थे। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को इसीलिए अपनाया गया था कि भारत के राजनेता और इसी के साथ में भारत की जनता संसदात्मक शासन प्रणाली से परिचित हो गई थी, इसलिए इन्होंने कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं समझा। अन्यथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया जा सकता था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है, इसलिए यहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था को, संविधान को, राजनीति को, शासन को ठीक से समझना है तो फिर इन तीनों अधिनियमों को भी ठीक से समझना है। मैं इन तीनों अधिनियमों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो केवल दृष्टिकोण की बात आ रही कि किस नजरिए से भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझा जाता है। ठीक है। अगली बात, इस दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियों की अंतः क्रियाएं किस प्रकार हुई और उनका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया, इस बात को भी समझा जाता है। देखिएगा, इस दृष्टिकोण से, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियों की अंतः क्रियाएं किस प्रकार हुई। चूंकि भारत में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसी न किसी रूप में तभी से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी।
और वैसे तो 1857 से ही किसी न किसी रूप में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1857 में इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। अब इस दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियों की अंतः क्रियाएं किस प्रकार हुई और उनका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया। इन दोनों की अंतः क्रियाएं मतलब ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय आंदोलन चला था भारत के अंतर्गत। 1850 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से तो बल पकड़ गया था राष्ट्रीय आंदोलन भारत को आजाद कराने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें किस प्रकार की अंतःक्रियाएं हुई थी और उनका क्या परिणाम हुआ, किस रूप में हमारे सामने आया, इन सब बातों को समझने के लिए इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। और इतिहास का सहारा लेना पड़ता है इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांट दिया जाता है: उदार राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधीवादी युग का राष्ट्रीय आंदोलन। 3 हो गए ना, 1 2 3। तो वास्तविक रूप में यदि आप भारतीय राजनीति को या वर्तमान समय में भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत के संविधान का स्वरूप है, वह ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको उदार राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन को भी समझना अति आवश्यक है। मैं उदार राष्ट्रीय आंदोलन, उग्र राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी युग, इन तीनों के ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यस, अगली बात है ऐतिहासिक अध्ययन आसान है, आधार सामग्री जुटाई जा सकती है। मतलब यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिकोण का गुण बताया जा रहा है कि भाई इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है। तो निश्चित रूप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऐतिहासिक अध्ययन आसान है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ऐतिहासिक अध्ययन से क्या होगा, आधार सामग्री मतलब तथ्य, आधार सामग्री जुटाई जा सकती है। जैसे कि 1909, 1919, 1935 के अधिनियम, आधार सामग्री मिल रही है। फिर उदार राष्ट्रीय आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी की राजनीति, तो ये सब हमें तथ्य के रूप में प्राप्त हो रहे। तो इसके आधार पर क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था को, भारतीय राजनीति को, भारतीय शासन को ठीक से समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें तथ्य प्राप्त हो रहे आसानी से। तो क्या है इसका गुण, ऐतिहासिक अध्ययन आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि आधार सामग्री जुटाई जा सकती है, मतलब तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपके सामने ये तथ्य के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो हम इन सब बातों के आधार पर वर्तमान समय में भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो ऐसा क्यों है, इन तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है। और अंत में फिर मैंने यहाँ लिखा खतरा, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण का नुकसान भी है, हानि भी है। ऐसा नहीं है कि फायदा है कि बहुत सरल बात है भारतीय राजनीति को समझना, इसका खतरा भी है। खतरा क्या है कि अध्ययनकर्ता, मतलब जो भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो अध्ययनकर्ता कहलाएंगे। तो अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। मतलब यहाँ अगर अध्ययनकर्ता निष्पक्ष रूप में तथ्यों को सामने ला रहा है तो भारतीय राजनीति का, भारतीय राज्य व्यवस्था का निष्पक्ष रूप में विश्लेषण किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन चूंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है और मनुष्य पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है तो फिर वह निष्पक्ष रूप में तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। और जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो फिर ऐसी ऐतिहासिक आधार सामग्री के आधार पर राजनीति को, भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय शासन को, भारतीय संविधान को ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसलिए इसमें खतरा है कि अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। ये हो गया आपका भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। 2 दृष्टिकोण हो गए। पहला दृष्टिकोण क्या था, भारतीय राजनीतिक अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीय राजनीतिक अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। मैंने 2 दृष्टिकोण आपको बता दिए। प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे दृष्टिकोण आप ठीक से समझ जाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय संविधान को, भारतीय सरकार को, भारतीय राजनीति को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। आप 9 के 9 दृष्टिकोण समझेगा तो सही। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान कितने आसान रूप में समझ में आता है। मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, बोला नोट कीजिएगा, नहीं। मैं बिल्कुल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था को समझाने के लिए इस रूप में पृष्ठभूमि तैयार करूंगा कि आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने में, भारत के संविधान को समझने में, भारतीय राजनीति को समझने में, भारत की सरकार को समझने में किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। तो आशा करता हूँ आप भारतीय राजनीति के अध्ययन का दूसरा दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।